गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? आपकी पढ़ाई लिखाई और बेहतर और अच्छी बनाने के लिए एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए लाया है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन या आज की क्लास। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो क्लास में आप बने रहिएगा और पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ठीक है। देखिए, जैसा कि थंबनेल आपको दिख रहा होगा कि आज का थंबनेल हमारा क्या लगा हुआ है, 12th बायोलॉजी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहती है जिसका नाम है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हाई स्कूल स्तर हो या इंटर की स्तर हो, यानी हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड एग्जाम में या अदर ऐसे टेस्ट सीरीज में या कहीं भी ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, पिछले वीडियो में आप सिलेबस का देखे होंगे, छोटी सी वीडियो थी जिसमें से सिलेबस परिचय दिए हैं हम, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से क्लास चलेगी और आज की भी क्लास है उसी सिलेबस के। जो लोग बच्चे नहीं उस वीडियो को देखे हैं, एक बार जा कर के उस वीडियो को देख लेंगे ताकि उनको पता चल जाएगा कि इंटर की बायोलॉजी में कितना और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ से आज की क्लास आप लेते रहिए और देखते रहिए, ठीक। जो बच्चे वीडियो को नए देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे चलिए। देखिए, यूनिट फर्स्ट यानी कि जनन रिप्रोडक्शन में अध्याय फर्स्ट है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यूनिट फर्स्ट के में पहला चैप्टर हमारा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। चलिए देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि ये पुष्पी पादप क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये पुष्पी पादप क्या होते हैं। पुष्पी पादप और लैंगिक जनन, तो ऐसे पौधे जिसमें पुष्प लगते हैं उसे हम पुष्पी पादप कहते हैं, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृत बीजी पौधे। अब देखिए, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन जानने के लिए सबसे पहले आप क्या जानिए कि जनन क्या है। क्या है? जनन क्या है। जनन बताइए क्या होता है। देखिए, जनन किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने जैसी जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये जनन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि अलैंगिक जनन।
तो लैंगिक जनन क्या किसे कहते हैं कि जिसमें नर और मादा के मिलने से नए जीव की उत्पत्ति क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। नर तथा मादा के संयुग्मन से नए जीव उत्पन्न करना ही लैंगिक जनन कहलाता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखिए दूसरा भाग होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं कि एक ही जनक से नए जीव के उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। यानी कि एक ही जनक से नए जीव उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, अब देखिए, अब हमको पता चल गया कि पुष्पी पादप और लैंगिक जनन। ठीक, अब इसमें देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में हमको टोटल इतने टॉपिक पढ़ने, टोटल इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने, जिसमें से पहला है पढ़ेंगे हम परिचय। फिर परिचय के बाद पुष्प आवृत बीजी पादपों का एक आकर्षक अंग है। दूसरा है पुष्प की संरचना। नेक्स्ट है बीजाणु, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, परागण, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन नेक्स्ट टॉपिक है। बीज तथा फल निर्माण नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, असंग जनन और बहुभ्रूणता। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना तो इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम सेलेक्टेड पढ़ेंगे इसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, आप एक काम करिए कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि मैम ऐसे करिएगा कि हमारा 12th बायोलॉजी का भी क्या हो, नोट्स भी तैयार होता चले। तो आप जिनको नोट्स बनाना है वो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। ठीक, देखिए, तो पुष्प का परिचय सबसे पहले हम जानेंगे कि पुष्प क्या होता है। सबको पता है कि पुष्प क्या है। सबसे पहले तो देखिए कि पुष्प जो होता है सबको पसंद आता है, आपको, हमको, सबको पुष्प जो है सबको पसंद आता है, क्योंकि हर जगह, हर डेकोरेशन में, हर फंक्शन में पुष्प की ज़रूरत होती है। जहाँ ज़्यादा अधिक से अधिक पुष्प होता है वहाँ और अच्छा लगता है, रहने का मन करता है और उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो सबसे पहले जानिए कि पुष्प क्या है। देखिए, पुष्प जो होता है एक प्राकृतिक का सबसे अनोखा उदाहरण है, यानी कि पुष्प जो एक प्राकृतिक का सबसे अनोखा उदाहरण है। और पुष्प जो होता है आवृत बीजी पौधों की पुष्प से ही पहचान होती है, यानी कि जिस पौधे में पुष्प लगे होते हैं उसे पुष्पी पौधे या आवृत बीजी पौधे कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया सबको। अब देखिए अगला क्या है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, मॉडिफाइड शूट है। पुष्प जो है पौधे का एक जनन अंग होता है। क्या होता है, पुष्प एक पौधे का जनन अंग होता है। इसी के द्वारा पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्प के ही द्वारा क्या होता है, पौधों में लैंगिक जनन होता है, क्योंकि पुष्प में ही नर तथा मादा जननांग पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं पुष्प का लैंगिक जनन अंग होता है। अगली पॉइंट देखिए क्या है, जिस पौधों में पुष्प बनते हैं, जिस पौधों पे पुष्प बनते हैं उसे स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद कहते हैं। जिस पौधों पर पुष्प बनते हैं उसको स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद भी कहते हैं। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कि बीजाणुभिद क्या होता है, तो ये भी आप ध्यान से देखिएगा। और ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से भी बनाता है कि रूपांतरित प्ररोह क्या होता है, और पूछ भी देता है कि पौधे का वो कौन सा अंग है जो जनन, वो कौन सा भाग है जो जनन अंग कहलाता है। तो पुष्प ही पौधे का कौन सा अंग है, जनन अंग है। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, पुष्प वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं उसे एंथोलॉजी या पुष्प विज्ञान कहते हैं। पुष्प का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प विज्ञान या एंथोलॉजी कहते हैं। ये भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अभी इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए
पुष्प की आज के समय में पुष्प का इतना डिमांड हो गया है कि पुष्प को अब लोग खेती के रूप में, व्यवसायिक के रूप में, बागवानी के रूप में कार्य कर रहे हैं इस पे। तो इसका जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ये भी देखिए पूछता है ऑब्जेक्टेड में कि पुष्प की खेती जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब देखिए पुष्प तो आप समझ गए, इतने में आप समझ गए होंगे कि पुष्प क्या है, पुष्प किसे कहते हैं। कोई भी पुष्प पूछेगा तो इतनी सारी बातें बता दी। और देखिए इसमें से आपको पुष्प के परिचय से 3 से 4 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट आपको टिक करवा दिए हैं या पॉइंट आउट करवा दिए हैं कि यहाँ से इतने क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। देखिए पुष्प जो है पौधे की लैंगिक जनन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया, जिसको समझने के लिए हम सबसे पहले पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। जो बच्चे नोट्स भी बना रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आज का जो बहुत आपके लिए ये वीडियो बहुत पुष्प की संरचना की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। देखिए आज क्या पढ़ना है हमको? पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना सबको यहाँ दिख रही होगी। देखिए पुष्प की संरचना में पुष्प जो है सामान्य रूप से एक वृंत पाया जाता है। पुष्प में सामान्य रूप से एक वृंत पाया जाता है जिसे हम पुष्प वृंत या पेडिकल कहते हैं। देखिए ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है यही पुष्प वृंत होता है। क्या होता है? पुष्प वृंत होता है। ये वाला जो आपको भाग पुष्प में दिख रहा है यही पुष्प वृंत होता है। ये वाला जो भाग है पुष्प वृंत होता है। अब देखिए वह पुष्प जिसमें वृंत पाया जाता है उसे सवृंत, या जिसमें वृंत नहीं पाया जाता है उसे अवृंत कहते हैं, यानी कि सेंसाइल कहते हैं, अवृंत कहते हैं। सवृंत का मतलब होता है वृंत के साथ, अवृंत का मतलब है बिना वृंत के। तो यही चीज जिसमें डायरेक्ट हो जाता है उसे अवृंत कहते हैं, और जिसमें वृंत पाया जाता है उसे, उस पुष्प को हम सवृंत कहते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट, वृंत के ऊपर का फूला हुआ तस्तरी नुमा यानी प्लेट लाइक संरचना होती है उसे हम पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। अब देखिए थैलमस भी कभी कभी पूछता है, थैलमस या पुष्पासन किसे कहते हैं? तब पुष्प में देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि पुष्प वृंत के ऊपर, वृंत के जस्ट ऊपर आप आइए, वृंत के ऊपर देखिए ये फूला हुआ चौड़ा सा तस्तरी नुमा भाग बनाता है, यानी कि प्लेट लाइक संरचना बनाता है। इसी को हम कहते हैं पुष्पासन या थैलमस। इसी को पुष्पासन या थैलमस कहते हैं। ठीक, अब देखिए पुष्प जो होता है एक, इसमें कई अवयव, पुष्प पर जो होता है चक्राकार साइकिल होती है, इनके अवयव जो होते हैं चक्राकार साइकिल में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए पुष्प जो होता है ऐसे होता है क्रम वाइज ना, इसी को चक्राकार साइकिल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? चक्राकार साइकिल भी कहते हैं। और पुष्प के अवयव पुष्प पत्र भी कहते हैं उसको, पुष्प, इसी को पत्र को क्या कहते हैं? पुष्प पत्र कहते हैं। ठीक, पुष्प जान गए कि पुष्प के भाग। अब देखिए पुष्प के भाग, पुष्प के अब देखिए पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, पुष्प के भाग या
चक्र 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज कैलिक्स, दूसरा होता है दल पुंज कोरोला, तीसरा होता है पुमंग या नर जननांग, चौथा होता है जायांग या मादा जननांग गायनोशियम। अब देखिए इसमें 4 भाग होते हैं। चारों भागों को इन दो जो बाहरी वाले भाग होते हैं इसे वर्धी चक्र या सहायक चक्र भी कहते हैं। सहायक चक्र भी कहते हैं। और ये जो दोनों भाग होते हैं इन्हें जनन चक्र कहते हैं। जनन चक्र कहते हैं, इनको जनन चक्र कहते हैं। पहले के बाहरी 2 चक्र जो होते हैं उसे वर्धी चक्र या सहायक चक्र कहते हैं। लास्ट के 2 जो चक्र होते हैं उसे जनन चक्र कहते हैं। और जनन चक्र में ही नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, यानी कि इसी दोनों भाग में पुष्प के जनन चक्र पाए जाते हैं, यानी कि नर और मादा भाग इसी दोनों चक्र में पाए जाते हैं। भाग सबको समझ में आ गया? कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दल पुंज कैलिक्स, दल पुंज करोला, पुमंग या नर जननांग यानी एंड्रोशियम, जायांग या मादा जननांग गायनोशियम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हाई स्कूल में पूछे थे, इंटर में भी पूछे थे कि पुष्प के टोटल कुल कितने भाग होते हैं। तो कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे नोट्स बना रहे होंगे। अब देखिए हमारा पहला भाग आ गया। कौन सा है? बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स। कैलिक्स ये देखिए पहला भाग है। अब इसमें पुष्प में देखिए क्या कह रहा है, पहले पॉइंट देख लेते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। और ये कैसा होता है? ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और ये हरे रंग का होता है। देखिए पुष्प सबको दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे जो बाहरी वाला भाग ये दिख रहा है, यही भाग, यही वाला भाग जो है क्या कैलिक्स कहलाता है, यानी कि बाह्य दल पुंज, यही जो बाह्य वाला भाग दिख रहा है बाहरी, यही कैलिक्स कहलाता है। और ये कैसा दिखाई देता है? देखिए हरे रंग का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? हरे रंग का दिखाई दे रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। और देखिए इसमें इसकी एक इकाई बाह्य दल को सेपल कहते हैं। जैसे कि इसमें एक एक इकाई बनी रहती है, जैसे अलग अलग ऐसे रहता है। तीसरी के एक इकाई को सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। अब देखिए यही जो पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है ये हरे रंग का दिखाई देता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय यही भाग जो होता है भोजन बनाता है। क्या बनाता है? भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय। और यही वाला जो हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है कैलिक्स वाला भाग होता है जो पुष्प की कलिका अवस्था में ये सुरक्षा करता है। पुष्प की कलिका अवस्था को यही कैलिक्स वाला भाग सुरक्षा प्रदान करता है। कैलिक्स सबको समझ में आ गया? सबसे पहले जानिए कि ये सबसे बाहरी भाग यानी कि पहला चक्र होता है और ये हरे रंग का दिखाई देता है और इसकी जो एक इकाई होती है यानी एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी के एक यूनिट को सेपल कहते हैं। और ये हरे रंग के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इसे भोजन का निर्माण करते हैं और पुष्प की कलिका अवस्था की ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। आई होप सबको कैलिक्स समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ले लीजिए जिसको नोट्स बना रहे हैं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं। देखिए अब हमारा आ गया दूसरा भाग, दल पुंज यानी कि करोला। कोरोला
कोरोला देखिए सबको पुष्प में दिख रहा है। ये जो रंगीन दिखाई दे रहा है, जो पिंक कलर का आपको रंगीन दिखाई दे रहा है, यही पुष्प का जो भाग होता है कोरोला कहलाता है। यही पुष्प का रंगीन वाला भाग कोरोला कहलाता है। तो पॉइंट वाइज देखिए हम क्या कहते हैं, ये पुष्प का दूसरा चक्र होता है। पुष्प का दूसरा चक्र होता है जो बाह्य दल के अंदर होता है, जो बाह्य दल के अंदर स्थित होता है, उसी को हम कहते हैं कोरोला या दल पुंज कहते हैं। और ये कैसा दिखाई देता है, ये रंगीन दिखाई देता है। रंगीन दिख रहा है कि नहीं, पिंक कलर का दिख रहा है, देखिए पिंक कलर का। तो ये रंगीन भी दिखाई देता है, पिंक हो गया, लाल हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, ये कई कलर के होते हैं यानी रंगीन होते हैं। अब देखिए इसकी एक इकाई को हम पेटल कहते हैं। किसी किसी पुष्प में ये चीजें लगी रहती है, ये चीजें क्या रहती है, ज्वाइंट रहती है, और किसी किसी पुष्प में ये चीजें अलग रहती है। तो इसी एक अलग जो रहता है इसी को हम कहते हैं पेटल, यानी कि कह सकते हैं कि एक यूनिट, जिसको आप पंखुड़ी जानते हैं, एक पंखुड़ी दो पंखुड़ी ऐसे निकालते हैं ना आप, तो अगर वो एक पंखुड़ी है तो उसी को एक यूनिट कहते हैं, तो उसी पंखुड़ी को हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ये रंगीन होता है और इसी में परागण में सहायक होते हैं। यही जो भाग होते हैं करोला वाले ही भाग जो होते हैं परागण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, यानी कि इसी पे क्या होते हैं, कीट बैठते हैं आकर के। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें परागण में सहायक होते हैं। पेटल भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। देखिए जिन पौधों में बाह्य दल एक दल पुष्प के अंदर स्पष्ट नहीं होते हैं उन्हें परिदल पुंज यानी पेरियंथ कहते हैं, और इसकी एक इकाई को टेपल कहते हैं। ठीक, देखिए परिदल जो रंगीन होते हैं वो पुष्प के दलाब यानी पेटलॉयड कहलाते हैं, और अगर यदि रंगहीन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिप्लॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिप्लॉयड कहते हैं। दलपुंज सबको समझ में आया? दलपुंज देखिए फिर से देख लीजिए एक बार कि क्या होते हैं दलपुंज। दलपुंज पुष्प का दूसरा भाग यानी चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है, और ये रंगीन दिखाई देता है, और इसकी एक यूनिट को हम पेटल कहते हैं, और ये परागण में सहायक होता है। अब देखिए पुष्प का सबसे इंपॉर्टेंट भाग यानी कि तीसरा चक्र, पुमंग या नर जननांग, एंड्रोशियम। एंडोस मतलब मेल। पुष्प का पुमंग जो है नर जनन अंग या नर जनन भाग होता है, और ये पुष्प का तीसरा चक्र या भाग होता है। पुष्प का तीसरा या चक्र भाग होता है जो दलपुंज के अंदर स्थित होता है, दलपुंज के अंदर स्थित होता है। जैसे आप ये दलपुंज ये बना लिए, इसी के अंदर ऐसे रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं या एंड्रोशियम कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। जैसे एक इकाई ऐसे हो गई, इसी को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर फिगर में आपको दिख रहा होगा, इसी को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहते हैं। अब देखिए पुंकेसर भी दो यूनिट से मिलके बना है, परागकोश और पुतंतु से। अब देखिए परागकोश और पुतंतु कहाँ है, ये देखिए ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसी को परागकोश कहते हैं, इसी को परागकोश कहते हैं। और ये दूसरा जो पतला लंबा संरचना आपको दिख रहा है इसी को फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। परागकोश में ही, इसी परागकोश में ही परागकण बनते हैं, परागकण बनते हैं यानी कि पॉलन ग्रेन। इसी परागकोश में
पराकण बनते हैं, यानी कि लघु बीजाणु माइक्रो स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो पुमंग या नर जननांग भाग समझ में आया सबको? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइएगा। और जो बच्चे कह रहे थे कि मैम ऐसे पढ़ाइएगा कि ताकि नोट्स भी तैयार होता चले, तो नोट्स भी अच्छा आपका तैयार होता चलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के एक नोटबुक और कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें आप एक तरफ से क्या करते जाइए, नोट भी करते चले जाइए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपके लिए देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसमें से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछने ही पूछने हैं, इससे हमेशा प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, अब देखिए पुष्प का जायांग यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भाग यही होता है पुष्प का, न जनन अंग, यानी कि जो पुमंग हो गया पीछे आप पढ़े हैं, और ये इसको जायांग को मादा जनन अंग। चौथा हमारा क्या है, जायांग यानी कि मादा जननांग, गायनोशियम। गायनी का मतलब है फीमेल, गायनी का मतलब फीमेल। अब देखिए पुष्प का ये जो होता है चौथा चक्र होता है, पुष्प का चौथा चक्र होता है, और ये पुमंग के अंदर स्थित होते हैं, पुमंग के अंदर की ओर स्थित होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, जायांग कहते हैं। पुष्प का चौथा चक्र होता है और ये पुमंग के अंदर स्थित होता है, इसे हम जायांग कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। एक इकाई को स्त्री केसर, अंडप या कार्पेल या पेस्टाइल कहते हैं। अब देखिए पुष्प के मादा जननांग में 3 भाग होते हैं। पुष्प के मादा जननांग में 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय ओवरी, दूसरा वर्तिका स्टाइल, तीसरा वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। अब देखिए चित्र में सभी लोग आइए, देखिए फिगर में ये देखिए फूला हुआ जो चौड़ा भाग आपको दिख रहा है यही ओवरी होता है, यही अंडाशय है। और ये पतला सा जो लंबा भाग आपको दिख रहा है यही आपका वर्तिका है, यानी कि स्टाइल। और इसके ऊपर का जस्ट ये थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, यही स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाता है। एक बार परिभाषा देखिए, अंडाशय पुष्पासन से लगा हुआ चौड़ा फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको फूला हुआ चौड़ा भाग पुष्पासन जो लगा हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर वाला जो चौड़ा फूला हुआ गोल सी संरचना बना रहा है, इसी को ओवरी या अंडाशय कहते हैं। इसमें जो छोटी छोटी ये संरचनाएं आपको दिख रही है, ये संरचनाएं दिख रही है, इसी को बीजांड या ओव्यूल कहते हैं, इसी को बीजांड या ओव्यूल कहते हैं। बीज से देखिए बीजांड से बीज बनता है, अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। इसी बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय इस बीजांड से बीज बनता है, और अंडाशय से जो होता है फल भित्ति बनती है, अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। और बीज और फल भित्ति से मिलकर के क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। बीज और फल भित्ति से मिलकर के फल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग अंडाशय तथा वर्तिकाग्र के बीच में जो पतला लंबा भाग होता है इसी को हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। तीसरा भाग देखिए क्या है, वर्तिका या स्टिग्मा। वर्तिका का सबसे ऊपरी भाग जो चिपचिपा सा होता है, इसी पे जो परागण के समय सबसे ज्यादा परागण आकर के यहीं पे चिपकते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्तिकाग्र।
यहाँ से देखिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी बहुत एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनता है कि स्त्री के सर का मध्य वाला भाग किसे कहते हैं? स्त्री के सर के मध्य वाले भाग को वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प की संरचना आप पढ़ लिए हैं। तो वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर भी जरूर करते जाइए। नोट्स भी आप एक तैयार करते चले जाइए। बच्चों को कहना है कि मैम आप टॉपिक वाइज पढ़ाते रहिए, टॉपिक वाइज ही क्लास चलेगी। आज की टॉपिक थी पुष्प की संरचना। तो वीडियो कैसी लगी है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।